हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम द्वितीय क्रियाएं यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखें कि इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है स्वच्छ उद्योग यानी कि फूड इंडस्ट्री। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि द्वितीय क्रियाएँ होती क्या हैं। तो बच्चों द्वितीय क्रियाएँ जो होती है वो प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों का मूल्य बढ़ाती है। इसका मतलब प्रकृति से पाए जाने वाले जितने भी कच्चे माल होते हैं उनका रूप बदलकर वो इसे मूल्यवान करती है। उदाहरण के लिए कपास का बहुत ही ज़्यादा सीमित उपयोग है और इसकी मूल्य भी बहुत कम होती है, मगर यदि हम कपास को तंतु में परिवर्तित कर दें तो इससे कपड़े बनाए जा सकते हैं जिसको ज़्यादा मूल्य पर बेचकर अधिक फायदा यानी कि प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो बच्चों ये जो द्वितीय क्रियाएं होती है ये विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग और निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन के उद्योग से संबंधित होती है। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो बच्चों विनिर्माण का साफ शब्दों में मतलब होता है किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करना। इसमें लोहे की मदद से भी किसी चीज़ को बनाया जा सकता है। उसके अलावा प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के जो भी छोटे छोटे अंग होते हैं उनको बनाना या अंतरिक्ष यान बनाना, इन सारी चीज़ों को विनिर्माण के प्रक्रियाओं के अंदर ही लाया जाता है। उसी तरह बच्चों विनिर्माण जो होता है इन सारी चीज़ों की एक सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि शक्ति का उपयोग होना, एक ही प्रकार की वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन करना, कारखानों में विशिष्ट श्रमिक का उपयोग होना। उसी प्रकार विनिर्माण जो होता है वह आधुनिक शक्ति के साधन और मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं यानी कि तृतीय विश्व देश हैं वहाँ पर अभी भी अधिकांश देशों में विनिर्माण को एक शाब्दिक अर्थ के उपयोग में लिया जाता है। तो बच्चों अब हम जानेंगे आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताओं के बारे में। तो बच्चों इसमें सबसे पहला है कौशल का विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, दूसरा है यंत्रीकरण यानी कि मैकेनाइजेशन और तीसरा है प्रौद्योगिकीय नवाचार यानी कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और चौथा है संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन और पांचवा है अनियमित भौगोलिक वितरण यानी कि अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले हम कौशल का विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स के बारे में जानेंगे। तो बच्चों जब छोटे स्तर पर सामान बनाया जाता था हाथों की मदद से उस समय उत्पादन बहुत कम होता था और इसी कारण से इसमें लागत अधिक लग जाती थी। लेकिन जब बड़े पैमाने पर सामान बनाए जाने लगे बड़े बड़े कारखानों में मशीनों की मदद से तब उत्पादन अधिक हो गया, जिसके कारण प्रत्येक उत्पाद पर लागत बहुत कम लगता था। और बच्चों जब बड़े पैमाने पर सामान बनाया जाने लगा तो उसमें प्रत्येक कारीगर जो होता था वह एक ही तरह का काम करता था। तो बच्चों मान लो कि एक मोबाइल बनाने का कारखाना है, यदि वहाँ पर किसी आदमी को यह काम मिल गया कि उसे मोबाइल के सारे भागों को जोड़कर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो वह इंसान पूरा दिन वही काम करेगा, वह कभी भी जाकर मोबाइल के दूसरे अंगों को बनाने में मदद नहीं करेगा। उसी तरह जिनका काम मोबाइल के अंगों को बनाना है तो वो मोबाइल का अंग ही बनाएंगे, वो कभी भी उसको मिलाकर एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो बच्चों अब हम जानेंगे यंत्रीकरण यानी कि मैकेनाइजेशन के बारे में। तो बच्चों यंत्रीकरण का मतलब है मशीनों की मदद से काम पूरा करना, जैसे कि संचालित यंत्रीकरण जहाँ पर इंसान को अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अवस्था आ चुकी है उस चीज़ की और यही कारण है कि पूरे विश्व में कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने पाए जा रहे हैं जिसमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है। तो बच्चों अब हम प्रौद्योगिकीय नवाचार यानी कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में जानेंगे। बच्चों यह एक अहम पहलू है विनिर्माण का और इसका कारण यह है कि यह विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है, उसके अलावा अदक्षता को समाप्त करता है और प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चों अब हम संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे आधुनिक निर्माण की विशेषताएं के बारे में, जिसमें सबसे पहली विशेषता है एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, दूसरा है कम लागत में ज़्यादा उत्पाद, तीसरा है अधिक पूंजी, चौथा है बड़े संगठन और पांचवा है प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। तो बच्चों आजकल जितने भी आधुनिक निर्माण के कारखाने होते हैं उसमें जटिल यानी कि मुश्किल यंत्रों का उपयोग किया जाता है और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पाद करते हैं इसलिए लागत भी बहुत कम होता है और क्योंकि यह कारखाने बहुत बड़े बड़े होते हैं इसलिए इसमें शुरुआती पूंजी तो बहुत ज़्यादा अधिक लग जाती है और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं इसके कारण यह संगठन जो होता है यह एक बहुत बड़ा संगठन हो जाता है। क्योंकि यह बहुत बड़ा संगठन होता है इसलिए इसमें प्रशासकीय अधिकारी वर्ग चाहिए होते हैं
वो लोग जो कि इसको पूरा नियंत्रण करे, पूरा संचालन करे कि अच्छे से काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों अब हम अनियमित भौगोलिक वितरण यानी कि अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। बच्चों इसका मतलब यह है कि आधुनिक निर्माण जो भी है वह कुछ जगहों पर ही केंद्रित है। इसका मतलब आधुनिक निर्माण पूरे दुनिया के कुल 10% भूभाग पर ही फैला हुआ है, और जिन देशों में यह फैला हुआ है वह आज के तारीख में आज आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि खेती के मुकाबले आधुनिक निर्माण जो है वह कम जगहों में फैला हुआ है, मगर आधुनिक निर्माण की यह विशेषता है कि यह कम जगह पर ज़्यादा रोजगार दे सकता है। उदाहरण के लिए मान लो कि एक 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का एक खेत है जिसमें कुल 10 से 20 लोग काम करते हैं, जिनके कारण कुल 50 से 100 लोगों का भरण पोषण हो जाता है। मगर मान लो कि वहाँ पे यदि कारखाने खोल दिए गए तो वहाँ पर हज़ारों श्रमिक आ सकते हैं, हज़ारों श्रमिक वहाँ पर काम कर पाएंगे, जिससे वह कई और हज़ारों के भरण पोषण करेंगे। बच्चों जितने भी कारखाने होते हैं वो अपना लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसीलिए जितने भी कारखाने होते हैं उनकी स्थापना उनको उस जगह पर बनाना चाहिए जहाँ पर उत्पादन लागत कम आए। और यही जानने के लिए हम उद्योगों की स्थिति के कारक के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला कारक है बाजार तक अभिगम्यता यानी कि एक्सेस टू मार्केट। दूसरा है कच्चे माल तक अभिगम्यता यानी कि एक्सेस टू रॉ मटेरियल। तीसरा है श्रम आपूर्ति का अभिगम्यता यानी कि एक्सेस टू लेबर सप्लाई। चौथा है शक्ति के साधनों का अभिगम्यता यानी कि एक्सेस टू सोर्सेस ऑफ एनर्जी। पांचवा है परिवहन एवं संचार की सुविधाएं यानी कि एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। फिर आता है सरकारी नीति यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी, और उसके बाद आता है उद्योगों के बीच मध्य संबंध यानी कि एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज या लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज। तो बच्चों सबसे पहले हम बाजार तक अभिगम्यता यानी कि एक्सेस टू मार्केट के बारे में जानेंगे। बच्चों इसका मतलब यह है कि जो भी सामान का उत्पादन होता है उन सारी चीज़ों को बेचने के लिए एक क्षेत्र चाहिए होता है, और बाजार से मतलब यह होता है कि वैसे क्षेत्र जहाँ के निवासियों के पास खरीदने की क्षमता भी हो और उन जगहों पर उन सारी चीज़ों का मांग भी हो। बच्चों इसके अलावा जो भी छोटे देश होते हैं यानी कि जिनकी जनसंख्या कम होती है वो सारे विश्व के छोटे बाजार हुए, और उसी प्रकार अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप के कुछ भाग और एशिया के घनी आबादी वाले देश जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे पूरे दुनिया में उत्पाद होने वाले वस्तुओं के लिए एक बड़ा बाजार है। तो बच्चों इसके अलावा कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जिनका एक व्यापक बाजार होता है। व्यापक बाजार कहने का मतलब यह है कि वैसे सामान जो कि सब लोग नहीं खरीद सकते, जैसे कि वायु निर्माण उद्योग और उसके अलावा शस्त्र निर्माण उद्योग। और यही कारण है कि हवाई जहाज हुआ या बड़े बड़े तोप खाने हुए, इन सारी चीज़ों को हर लोग नहीं खरीद सकता है। तो बच्चों अब हम कच्चे माल तक अभिगम्यता यानी कि एक्सेस टू रॉ मटेरियल के बारे में जानेंगे। तो बच्चों इसमें यह कहा जाता है कि उद्योगों की स्थापना उन जगहों पे हो जहाँ पर सस्ते और परिवहन योग्य कच्चे माल मिल सके। जिसका मतलब यह है कि कच्चे माल जो है वो कम दर पे मिले और उसे उद्योग यानी कि फैक्ट्री ले जाने में कम समय लगे। तो बच्चों इसके बाद शीघ्र नष्टशीलता यानी कि पेरिशेबिलिटी एक अनिवार्य कारक होती है। इसका मतलब यह है कि उद्योगों की स्थापना ऐसे जगह पे करनी चाहिए जहाँ से कच्चे माल को उद्योग तक ले जाने में समय न लगे, जिसके कारण कुछ सामान जो होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं रास्ते में, ऐसी कोई तकलीफ ना हो। उदाहरण के लिए जैसे डेयरी प्रोडक्ट होता है, तो मान लो अगर दूध जो है उसे ले जाने में ही समय लग जाएगा उद्योग के पास, तो दूध खराब हो सकता है, तो इसके कारण हानि हो सकती है, इसके कारण नुकसान हो सकता है उद्योगों का। तो बच्चों अब हम श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता यानी कि एक्सेस टू लेबर सप्लाई के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आज के समय में श्रमिकों पर निर्भरता कम होती जा रही है, और इसका कारण है यंत्रीकरण या मशीन, जिन्हें अब इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप से ही काम कर लेते हैं एक बार सब कुछ सेट कर लेने के बाद। तो बच्चों क्योंकि अब यंत्रीकरण हो रहा है, स्वचालन हो रहा है, इसीलिए अब कुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ रही है, वैसे श्रमिक जो कि इन यंत्रीकरण का इस्तेमाल कर सके। तो बच्चों अब हम शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता यानी कि एक्सेस टू पावर सप्लाई के बारे में जानेंगे। तो बच्चों इसके अंदर ये कहा जाता है कि जितने भी उद्योग होते हैं, जितने भी कारखाने होते हैं, उनको ऊर्जा के स्रोत के समीप स्थापित करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों पहले के समय में क्या था कि कोयला एक मुख्य साधन था शक्ति का, मगर आज जो बदलाव हो चुके हैं इसके कारण हम हवा, जल, इन सारी चीज़ों से भी शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम परिवहन एवं संचार की सुविधाएं यानी कि एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो बच्चों जितने भी कच्चे माल होते हैं उन सारे कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाने का काम होता है, और उसी प्रकार जो भी उत्पादित सामान होता है
उन सारी चीज़ों को बाजार तक पहुंचाना पड़ता है ताकि उसकी बिक्री हो सके। तो इस सारी चीज़ों में परिवहन जो होता है यानी कि यातायात के साधन जो होते हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और बच्चों जितने भी विकसित देश है वहाँ पर परिवहनता यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छे हैं, जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। उसी प्रकार जो देश अल्प विकसित है, जहाँ पर विकास उतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ के रोड जो होते हैं, वहाँ के जो सड़कें होते हैं वो टूटी फूटी होती है और वहाँ पर परिवहन और संचार का जो सुविधा होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो बच्चों अब हम जानेंगे सरकारी नीति यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में। तो बच्चों इस सरकारी नीति के कारण एक संतुलित विकास पर जोर दिया जाता है। अब हम समझते हैं कि संतुलित विकास कैसे हो सकता है किसी भी देश में। मान लो बच्चों कि एक देश का कुछ भाग जो है, कुछ क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा विकासशील है और बाकी जितने भी जगह हैं वहाँ पर विकास उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो मान लो कि सरकार कुछ ऐसी नीति ला दे कि जहाँ पर विकास नहीं हो पाया वहाँ पर उद्योग लगाने पे कम टैक्स लगेगा, तो वहाँ पर भी उद्योग लगने लगेगा। वहाँ पर भी लोग पैसे बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए कारखाने की स्थापना करने लगेंगे, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में किसी भी देश की उद्योगों की स्थापना यानी कि कारखानों की स्थापना हो जाती है और इन सारी चीज़ों से एक संतुलित विकास हो जाता है। तो बच्चों अब हम उद्योगों के मध्य संबंध यानी कि लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। तो बच्चों प्रधान उद्योग के समीपता से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि एक कोई भी कार या ट्रक बनाने का कारखाना है जिसे लोहे के सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो यदि मान लो कि लौह इस्पात कारखाना जो होता है वो वहाँ से नज़दीक होगा तो वहाँ से सामान लाने ले जाने का काम बहुत आसानी से हो सकता है, जिसके कारण अनेकों बचत भी हो सकती है, पैसे की भी बचत हो सकती है कि लाने ले जाने में खर्च कम होगा। तो बच्चों अब हम स्वच्छंद उद्योग यानी कि सोशल इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। बच्चों इस प्रकार के उद्योग की खास बात यह होती है कि यह अनेकों जगह पे किया जा सकता है और यह अनेकों जगह पे इसलिए किया जा सकता है क्योंकि यह जितनी भी जगह में कच्चे माल मिलते हैं उन सारी चीज़ों पर निर्भर होता है। इसके अलावा यह उद्योग जो होता है यह पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि इसमें प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चों इस प्रकार का जो उद्योग होता है यह अक्सर सड़क के नज़दीक पाया जाता है और इसमें उत्पादन जो होता है उसकी मात्रा भी कम होती है और उसी मुताबिक श्रमिकों की मात्रा भी कम होती है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सीखा विनिर्माण और स्वच्छंद उद्योग के बारे में। अगली वीडियो में हम कुटीर उद्योग और स्वामित्व के आधार पर उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।